Welcome to another lecture on NCERT CBSE Statistics for Economics। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के लिए इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में और इसका क्या रोल बनता है। तो ये समझने के लिए टॉपिक आपने ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। नंबर 1, हम स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्यों स्टडी करते हैं, ये इकोनॉमिक्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एज ए सब्जेक्ट। तो नंबर 1 आप याद रखेंगे क्योंकि इसके ज़रिए से हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस हासिल करते हैं। किन के लिए? जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। तो इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। सेकेंड पॉइंट जो आपने याद रखना है, इसके ज़रिए से यानी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका। तीसरा पॉइंट, इसके ज़रिए से यानी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से हम जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम समझ पाते हैं। इसी के ज़रिए से ये मुमकिन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, जो इकोनॉमिक मॉडल्स हम बनाते हैं या इकोनॉमिक थ्योरीज जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं इकोनॉमिक्स में, उनके पीछे स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली होती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। फिफ्थ वन, इसके ज़रिए से यानी कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली जब हमने कोई फोरकास्ट करना हो, ये बताना हो कि क्या आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए हम एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और लास्ट पॉइंट, जब हम पॉलिसी बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली हमारे काम आती है और इसी के ज़रिए से फिर हम पॉलिसीज़ बना पाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका क्वांटिटेटिव असेसमेंट और उनके क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट का मतलब है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस है या इनकम है या इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि भाई इनके वैल्यूज़ क्या है, प्राइस कितना है एक प्रोडक्ट का, या फिर इनकम कितनी है एक बंदे की, या फिर एक कम्युनिटी की, या एक कंट्री में इनकम कितनी है लोगों की, या इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, या सेविंग कितनी है, सो एंड सो फोर्थ, डिफरेंट जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। तो अगर आपने ये देखना है कि इनका वैल्यू क्या है, यानी क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना है, आपने जांच पड़ताल करनी है कि भाई इनका वैल्यू क्या है, तो ये तो तब पॉसिबल है जब आपके पास स्टैटिस्टिकल जो है टूल्स होंगे, मेथड्स होंगे जिनके ज़रिए से आप डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से ही हम इनको एसेस कर पाते हैं, इनके वैल्यू को ढूंढ पाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स ही एक्चुअली हमें इनके क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमारे सामने रखती है कि भाई इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, या दो वेरिएबल्स जो हैं जो आपस में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं तो उनके वैल्यूज़ कितने हैं। तो ये तब पॉसिबल होता है जब हम स्टैटिस्टिक्स इसके टूल्स, इसके जो प्रोसीजर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये कहने की है कि ये जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस हैं ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो हमने कहा कि इसके ज़रिए से हम कंपैरिजन्स कर पाते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से कंपैरिजन्स कर पाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपली ये है कि जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में इससे पहले हमने बात की है कई लेक्चर्स में। जो हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, तो अभी अगर हमने कंपैरिजन करना होगा उनका, तो ये ओवैसे तब पॉसिबल है जब स्टैटिस्टिक्स है। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट नहीं होता तो हमें मालूम ही नहीं होता कि इनके वैल्यूज़ को हम कैसे हासिल करेंगे, इनके डेटा को हम कैसे हासिल करेंगे, तो फिर तो पॉसिबल नहीं था कंपेयर करना। तो कंपेयर करना तब पॉसिबल है जब हमारे पास डेटा होगा, जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगे, तो वो तब पॉसिबल है जब एक साइंस होगा जो हमें ये सिखाता है कि भाई डेटा को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जीडीपी, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपेरिजन्स कितने तरीकों के हैं।
तो अगर हमारे पास जीडीपी, जो ऑब्वियसली आप कंसेप्ट जानते होंगे, जीडीपी का मतलब है कि जो भी एक इकॉनमी में एक साल में जो गुड्स बनते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनके वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और इसको हम दो तरीकों से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक इकॉनमी आप लेंगे, ठीक है, इसमें प्राइमरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा और टेरिशरी सेक्टर होगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो फिर आप जो है जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास टूल्स जो है प्रोवाइड आपको करते हैं, तो उसके ज़रिए से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आपको ये पता चलता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी कितना कर रहा है, टेरिशरी कितना कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप आज 2026 के लिए कर रहे हैं या 2025 के लिए कर रहे हैं। तो चूंकि आप एक साल में डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में ये जान रहे हैं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इनको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन, तो ये सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स के दरमियान हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पेशियल कंपैरिजन। उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप इंडिया लेंगे, अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, और 2025 का आप देखेंगे कि किस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कितना जीडीपी है, ठीक है, फिर आप उनको कंपेयर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर साल आप एक ही रखते हैं, और डिफरेंट जो टेरिटरीज हैं या स्टेट्स हैं, जो लोकेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, उनके दरमियान फिर जीडीपी को कंपेयर करते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्पेशल कंपैरिजन। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आपके पास डेटा होगा, जब आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो कंपैरिजन है वो है, उसको हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे समझाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2001 का जीडीपी देख रहे हैं, फिर 2 का, 3 का, 4 का, डाउन 2025 तक, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है जीडीपी के साथ। 2001 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 15 में क्या था, 20 में क्या था, 25 में क्या था। तो अब आप कंपेयर कर रहे हैं इस जीडीपी को डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स में जो जीडीपी था उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम इंटरटेम्पोरल यानी कि कंपैरिजन कहेंगे। यहाँ पे हम साल एक ही रखते थे, जो इंटरसेक्टोरल या स्पेशल कंपैरिजन था। इंटरटेम्पोरल में हम सालों को यानी कि ईयर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म के कंपैरिजन्स ऑब्वियसली तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो है एक स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है, जो हमें सिखाता है कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और इसको कंपैरिजन के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे रीज़न है कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, वो ये है कि इसके ज़रिए से हम रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं। अब रिलेशनशिप्स किन के दरमियान? एक्चुअली जो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये हम तब समझ पाते हैं जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होगा, जब हमारे पास डेटा होगा या स्टैटिस्टिक्स टूल्स होंगे जिनके ज़रिए से हम वो डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि जब सप्लाई और डिमांड जो है, इसके ज़रिए से एक प्रोडक्ट का प्राइस तय हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्राइस है वो सप्लाई के साथ रिलेटेड है, या प्राइस जो है वो डिमांड के साथ रिलेटेड है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स, प्राइस एक वेरिएबल है, ओके, सप्लाई एक वेरिएबल है, डिमांड एक वेरिएबल है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या इन रिलेशन, ये एक दूसरे के साथ इन रिलेशनशिप है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनता है। सो वो रिलेशनशिप हम तब समझ पाते हैं जब हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक्स होंगे, जब हमारे पास डेटा होगा, या जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे जिनके ज़रिए से हम ये काम करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। वो मेथड्स, वो टेक्निक्स होंगी जो हमें सिखाएंगी कि इनके दरमियान रिलेशनशिप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका वैल्यू कैसे आपने निकालना है। तो ये तब पॉसिबल हो जाता है जब आप जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिक मॉडल्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक मॉडल हम किसे कहते हैं? बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल होता है फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भाई जो आप एक चीज़ खरीदते हैं ये डिपेंड करती है कि उस चीज़ का प्राइस क्या है। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है। तो ये जो रिलेशनशिप है
खास किस्म का रिलेशनशिप, इसको हम मॉडल कहते हैं, इसको हम थियोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं या इकोनॉमिक थियोरीज होती हैं, इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, इनको इवन समझने के लिए या समझाने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, तब जाके हम ये कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है क्वांटिटी डिमांडेड की। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, हम इसको ट्रेडिशनली हम इसको 4 चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, एक तो प्राइस है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब यह है कि एक चीज़ की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो डिपेंड करती है उस चीज़ के प्राइस पे, बाकी चीज़ों के प्राइसेस पे, वो डिपेंड करती है एक कंज्यूमर के या कस्टमर के इनकम पे, वो डिपेंड करती है टेस्ट्स पे, या वो डिपेंड करती है क्रेडिट यानी कि लोन्स क्या मिलते हैं बैंक से या बाकी इंस्टीट्यूशन से एक पर्सन को, वो इस पे डिपेंड करती है। तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, अब ये किन किन चीज़ों के साथ रिलेटेड है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स, देन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको हम मॉडल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस है इसका रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज इसका रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, इसी तरह बाकी वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप्स को पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये तो तब पॉसिबल है जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसलिए ये मॉडल्स हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हमने स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ी हो, या इससे हमें यह पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए कितना ज़रूरी है और किन किन तरीकों से इसका यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में। और एक चीज़ जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग हम किसे कहते हैं? फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप आज 2026 में है तो 2027 में इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ क्या होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स के साथ क्या होने जा रहा है, इंपोर्ट्स के साथ क्या होने जा रहा है, जीडीपी किधर को जा रहा है, या इन्फ्लेशन के साथ क्या होने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिस्ट्स जो है उनकी कोशिश रहती है कि हमें ये बात समझ आ जाए कि हम किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज फिर बनाते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, ये हम कैसे बता सकते हैं पहले ही कि 2027 में क्या हो रहा है। तो इसके लिए भी हम मुख्तलिफ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फोरकास्टिंग जो मेथडोलॉजीज या मेथड्स जो है, टेक्निक्स जो है, उनका यूज़ करते हैं। और वो जो फोरकास्टिंग मेथड्स वगैरह है वो एक्चुअली आते हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स के स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे भी यूज़ होता है और ये इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में आपको थोड़ा अंदाज़ा तो होना चाहिए कि इसके साथ क्या होने जा रहा है, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट सही बनेगा। तो अगर आप जो है ये समझते हैं कि वो ग्रो होगा लेकिन वो ग्रो नहीं होता है, वो नीचे ही चला जाता है, तो फिर आपका तो नुकसान होगा। इसलिए ये फोरकास्टिंग वाला मसला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। फाइनली जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक, उसमें ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमें डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और जो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है उनके बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब डेटा की बात करो, इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात करो, ये तभी मुमकिन है जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे या जब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो तब बनाई जा सकती है जब डेटा होगा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ना करें। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये हमने कुछ रीज़न्स आपके सामने रखे ये चीज़ समझने के लिए कि जो इकोनॉमिक्स है जो स्टैटिस्टिक्स है ये इकोनॉमिक्स के लिए क्यों ज़रूरी है। और आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।